नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ के कार्यक्रम रंगनाद में आप सभी का स्वागत है। लीक पर वो चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। लीक पर वो चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। साक्षी हो राह रोके खड़े पीले बांस के झुरमुट, कि उनमें गा रही है जो हवा, उसी से लिपटे हुए सपने हमारे हैं। शेष जो भी है वक्ष खोले डोलती अमराइयां, गर्व से आकाश थामे खड़े ताड़ के ये पेड़। हिलती क्षितिज की झालरें, झूमती हर डाल पर बैठी, खिलखिलाती शोक अल्लड़ हवा। गायक मंडली से थिरकते आते गगन में मेघ, वाद्य यंत्रों से पड़े टीले नदी बनने की प्रतीक्षा में। कहीं नीचे शुष्क नाले में नाचता एक अंजुलि जल सभी बन रहा है। कहीं जो विश्वास, जो संकल्प हम में, बस उसी के सहारे हैं। लीक पर वो चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। हमें तो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। तो दोस्तों, आज हमारे मेहमान रंगनाद में आज के हमारे अतिथि जेपी सिंह जी, जिन्हें जयवर्धन के नाम से भी लोग जानते हैं, एक ख्याति प्राप्त नाटककार हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जो एक नाटककार के साथ साथ कुशल अभिनेता और निर्देशक भी हैं, जिनके अनगिनत नाटक आज प्रकाशित होकर लोगों के सामने हैं। तो आइए स्वागत करते हैं जेपी सिंह साहब का, जयवर्धन जी का। नमस्कार जेपी भाई। नमस्कार विभांशु जी, सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, दिल्ली में गर्मी का आनंद ले रहे हैं। गर्मी तो अब हर जगह बढ़ती ही जाएगी। रंगकर्म में भी गर्मी आ रही है, बहुत अच्छी बात है। चीजें शुरू हो रही हैं। जी। अभी तक तो ऑडिटोरियम वगैरह सब बंद पड़े थे, अब शुरू हो गए हैं जी। जेपी भाई, बातों का सिलसिला शुरू करते हैं कि एक नाटककार, अभिनेता, निर्देशक, प्रशिक्षक, आनंद किसमें, संतुष्टि किसमें? रंगकर्मी में। रंगकर्मी तो एक पूरा एक सामूहिक अगर आप प्रक्रिया हो गई। रंगकर्मी हैं तो रंगकर्मी में आपका ये नाटककार, अभिनेता, निर्देशक, बैक स्टेज में चाहे लाइट डिजाइन हो, कुछ हो, वो सारी चीजें एंजॉय करते हैं। और मुझे लगता है रंगकर्मी को चाहे मंच पर वो एक्टिंग कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, वो हर चीज में एंजॉय करता है। मैं तो अगर लाइट भी करता हूँ तो लाइट में भी एंजॉय करता हूँ। हाँ, सबका रोल अलग है। जब एक रोल में जाता हूँ तो उस समय के लिए दूसरे रोल को छोड़ देता हूँ, तो उसी में इन्वॉल्व हो जाता हूँ। तो वैसे नाटककार के लिए मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी नाटककार बनूंगा, लेकिन बस ऐसे ही शुरू हो गया। नाटक लिखते लिखते एक चीज आप लिखते हैं, जब 2-4 लोग आपकी तारीफ कर देते हैं कि अच्छा लिखा है, तो वहां से दिमाग खराब होता है। तो फिर आदमी कहता है चलो यार अच्छा लिखे, वाहवाही मिल रही है, तो आगे भी लिखते हैं। और आपने देखा होगा आजकल जितने भी निर्देशक हैं, अभिनेता हैं, कोई कहानी का नाट्य रूपांतरण कर रहा है, कोई उपन्यास का कर रहा है, तो बतौर एक रंगकर्मी सारे लोग अब ज्यादातर काम खुद करने लगे हैं। वो लाइट डिजाइन भी कर लेते हैं, सेट डिजाइन भी कर लेते हैं, मेकअप भी कर लेते हैं। आप तो भारतीय नाट्य अकादमी से निकले हुए हैं, आपको तो एबीसीडी सब कुछ पढ़ाया गया हो गया, कारपेंट्री से लेके हर चीज। तो मुझे लगता है जब भी आपको कोई काम करना हो उसमें एंजॉय करना चाहिए। ये नहीं है कि मैं अभिनय नहीं कर रहा हूँ तो इस समय नाटक से मेरा मतलब नहीं। हर चीज में एंजॉय करना चाहिए, लिखने से लेके हर चीज। नहीं, अच्छी बात कि हर चीज को एंजॉय करना चाहिए। एक समग्र मतलब एक संपूर्णता तो इसी में है कि एक रंगकर्मी को हर कार्य को करना चाहिए। लेकिन जेपी भाई, ये रंगकर्मी बनने की बात, ये नाटक जीवन में आया कैसे? दरअसल ज्यादातर लोगों का मैंने सुना भी है। मैं प्रतापगढ़ में एक जगह है पट्टी तहसील में, जहाँ के आप भी रहने वाले हैं, वहीं पर मेरा घर एक गांव है मीरपुर,
गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो वहाँ गांव में मनोरंजन की ऐसी कोई चीज होती नहीं है। खास तौर से दशहरे में वहां पर दूर से कहीं रामलीला आया करती थी, उनका दल आता था, तो वो लोग 10-15 दिन, एक हफ्ते वहां रहते थे और पूरा जो है पूरी रामलीला करते थे। और हमारे क्षेत्र के ही लोग थे कुछ लोग जो दशहरे में नाटक किया करते थे, तो मैं देखने जाता था। तो उनको देखकर मैं प्रभावित हुआ। और जब भी कोई एक्टर आता था मंच पे करता था या रामलीला में कोई चरित्र ऐसा आता था, तो मैं उस जगह पर अपने को देखता था कि अगर मैं भी इस जगह होता तो मैं भी इस तरह अभिनय कर रहा होता और मैं भी कर सकता हूँ। तो वहां से एक बात मन में आई कि मुझे भी अभिनय करना चाहिए। लेकिन जो वहाँ मार्केट में राम नाटक होता था, सीनियर लोग थे, मैं उस समय बच्चा था, 7वीं 8वीं पढ़ रहा था, तो उस समय तो मुझे कोई मौका देता नहीं, या तो कोई बच्चे का रोल होता तो रोल मिलता। फिर 8वीं के बाद 9th 10th में जब मैं आया, ये 76 की बात है, तब मुझे लगा कि मुझे अपने गांव में भी दशहरे में नाटक करना चाहिए। और मैंने अपने साथी दोस्तों को इकट्ठा किया जो वहां पढ़ने के लिए आते जाते थे, और भी जो गांव में लोग थे, उनसे विचार विमर्श करके ये किया कि दशहरे में एक दिन के लिए हम लोग भी नाटक करते हैं। तो वहां से नाटक का कीड़ा जो है, जो कुलबुलाना शुरू हुआ था, वो थोड़ा सा जीवंत होना शुरू हुआ। लेकिन दिक्कत ये थी कि गांव वगैरह में आपको जिस तरह से शहर में यहाँ पर पुस्तकालय हैं, दुकानें हैं, आपको नाटक मिल जाते हैं। आप चाहे सामाजिक नाटक करना चाहें, ऐतिहासिक नाटक करना चाहें, हर तरह के नाटक आपको मिल जाते हैं। लेकिन वहां पर दूर दूर तक कोई इस तरह का पुस्तकालय नहीं था जहां से मैं नाटक ले सकूं। जो मेला लगता था दशहरे के आसपास, उसमें नाटक बिकते थे। वो भी नाटक धार्मिक नाटक होते थे, राजा हरिश्चंद्र, भक्त प्रहलाद, तो इस तरह के नाटक मिलते थे। तो हमारी मजबूरी थी कि हमको भी इसी तरह का सत्यवान सावित्री जैसे नाटक को ही लेकर करना है। लेकिन उसमें दिक्कत आती थी, दशहरे में हर जगह रामलीला शुरू हो जाती थी, नाटक होते थे, तो हमें कॉस्ट्यूम की प्रॉब्लम आती थी, कॉस्ट्यूम नहीं मिल पाती थी। और जो म्यूजिशियन होते थे, हारमोनियम ढोलक बजाने वाले या नगारा बजाने वाले, ये अमूमन सारे व्यस्त होते थे, कोई भी मिलता नहीं था। जो बिल्कुल ही हारमोनियम नया सीख रहा होता है या कम आता था उसको, हम लोग उसको पकड़ पाते थे। तो उसमें म्यूजिक का हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट भी नहीं मिल पाता था, उसको एक एक चीज बतानी पड़ती थी। तो इस तरह से धार्मिक नाटक करना शुरू किया। लेकिन दिक्कत ये हुई कि जब वेशभूषा उस तरह की नहीं मिलती थी, तो नाटक करने में थोड़ी सी समस्या आती थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना जो हमारे गांव की समस्याएं हैं, हमारे यहाँ किसानों की समस्याएं हैं, घर परिवार की समस्या, उसको लेकर कोई नाटक लिखा जाए, सामाजिक नाटक। और जितने हमारे साथ लोग हैं उनको देखकर नाटक लिखा जाए। उस समय महिलाओं की दिक्कत होती थी, महिलाएं नहीं मिलती थी गांव में, लड़के ही लड़कियों का रोल करते थे। तो कोशिश ये की गई कि जिसमें स्त्री पात्र कम हो, ऐसा कोई नाटक लिखा जाए। वहां से मैंने नाटक लिखना शुरू किया और साथी दोस्तों ने तैयार किया नाटक। वो अच्छा हो गया, लोगों ने सराहा। और आप तो जानते ही हैं कि अगर आप गांव में नाटक कीजिए या आपके बच्चे स्कूल वगैरह में नाटक करते हैं, तो जो उनके माता पिता आते हैं, क्योंकि अपने बच्चे कर रहे होते हैं, तो उनकी गलतियां भी उनको अच्छी लगती थी। इसी तरह से क्योंकि हम लोग गांव के बच्चे थे, यंग थे, पढ़ने वाले बच्चे थे, सबको पता था कि ये नाटक करने वाले नहीं हैं, पहली बार दूसरी बार नाटक कर रहे हैं, तो सब लोग बड़ी तारीफ करते थे। वहां से थोड़ा सा मन में हुआ कि यार हम भी तो नाटक कर सकते हैं, हम भी नाटक लिख सकते हैं, चलो इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि पहली समस्या आई कि घर में सब पढ़ने लिखने वाले लोग थे, तो मेरे घर में विरोध हुआ कि ये क्या तुम नाटक नौटंकी करने जा रहे हो, ये क्या चीज है, पढ़ने वाले बच्चे हो, पढ़ो लिखो। ये ठाकुर और ब्राह्मण के बच्चे नाटक नौटंकी थोड़ो करते हैं, ये नौटंकी वगैरह जो है ऐसे ही लोग करते हैं। यहाँ तक कि मुझे गांव में जो नौटंकी होती थी वो देखने के लिए भी नहीं जाने देते थे। लेकिन मैं
छुप कर जाता था, नौटंकी देखता था और सुबह होने से पहले आकर बिस्तर पर लेट जाता था, लोगों को पता न लगे। तमाम विरोध के बाद भी नौटंकी देखता था। मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो जो नक्कारा बजता था। पहले तो साउंड सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं होता था और नक्कारे के लिए भी साउंड की जरूरत नहीं पड़ती थी, हारमोनियम के लिए जरूरत पड़ती थी। तो हारमोनियम पर जब म्यूजिक बजता था और वो लोग लहरा वगैरह बजाना शुरू करते थे, नगमा बजता था, तो नक्कारे की वो म्यूजिक मुझे अट्रैक्ट करती थी। पता नहीं होता था कि ये नौटंकी कहाँ हो रही, कुछ नहीं मालूम किसके यहाँ हो रही है, किस गांव में हो रही है, किस जगह हो रही है, कुछ नहीं। तो हम लोग उसकी आवाज को सुनकर उस दिशा में जाना शुरू करते थे और जाते जाते जब दूर कहीं पर पेट्रोमैक्स की रोशनी दिखाई देती थी, तब लगता था कि अच्छा वहां पर शायद हो रही, चलो वहां। तो खैर वहां पहुंच जाते थे, रामलीला शुरू किया, नाटक शुरू किया। नाटक में पहली बार आंधी तूफान आ गया। जितनी भी सजावट, जो भी तैयारी थी, ग्रीन रूम बनाना, पर्दा लगाना, घर परिवार से लोगों से जाके उनसे साड़ियां मांग कर उसको सजाना, काफी लोगों की साड़ियां फट उठ भी गई थी। लेकिन जो लोग हमारे विरोध में थे, वो लोग भी आ गए सामने कि बच्चों ने इतनी मेहनत की है, इनको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो घर के, गांव के जो बड़े बुजुर्ग लोग थे वो इकट्ठा हुए, बेटा आज तुम लोग फिर से करो। तो फिर से हम लोगों ने किया, नाटक अच्छा हुआ। अच्छा का मतलब आप समझ जाइए कि वो रात भर जैसे नौटंकी चलती है, नाटक चलता है, पीछे से डायलॉग बोला जा रहा, प्रॉम्प्टिंग हो रही है, भूल गए दूसरे के डायलॉग बोल रहे हैं, धोती पहन के आ रहे हैं तो किसी की धोती खुली जा रही है, लड़की बन के आ रही, वो तमाम दिक्कतें और लोग उसमें एंजॉय करते थे, वो नाटक का एक पार्ट हो जाता था। तो वहां से लर्निंग प्रोसेस भी हमारा शुरू हुआ। गलतियां करके हम लोगों ने सीखना शुरू किया कि और क्या इम्प्रूव किया जाए। और लोगों ने हमें 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए चंदा देना शुरू किया, क्योंकि हम लोग तो पढ़ने वाले बच्चे थे, हमारे पास पैसा कहाँ से होता। जो गांव में तखत वगैरह होते थे, प्लेटफॉर्म लाके उसको स्टेज बनाते थे, बांस गाड़ के, पेट्रोमेक्स लोगों से मांग के जला के वो नाटक करते थे। तो यहाँ से जो है कीड़ा पैदा हुआ, धीरे धीरे शुरू किया, फिर स्कूल कॉलेज में भी करना शुरू किया। और स्कूल में पढ़ाई से ज्यादा जब एनुअल फंक्शन होता था, वो पीरियड मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। तो मैं, चाहे अंताक्षरी हो, चाहे राष्ट्रगान हो, चाहे एकांकी हो, जो भी होता था इस तरह की चीजों में मैं पार्टिसिपेट करता था। सबसे बड़ी चीज पार्टिसिपेट करने का एक ये भी तरीका था कि उस समय पढ़ाई से छुट्टी मिल जाती थी कि आपको क्लास में नहीं जाना, आप इसकी तैयारी करो। तो सबसे जो ज्यादा जो सहूलियत वो मिलती थी कि क्लास में नहीं जाना है, कोई होमवर्क नहीं करना है, मास्टर जी की मार नहीं खानी है। तो उन सब से बचने के लिए भी हम लोग घुस जाते थे, चलो एकांकी में हम पार्ट लेते हैं, करते हैं। तो वहां से भी थोड़ा बहुत सीखा मैंने। कुछ लोग होते थे ट्रेंड लोग, वो सिखाने के लिए भी आते थे। फिर कॉलेज में भी मैंने ड्रामा किया। ये करते करते अचानक, कभी कोई मेरा ऐसा मन नहीं था या कोई कोशिश नहीं थी कि मैं थिएटर करूंगा, थिएटर में जाऊंगा और मेरा जो भविष्य होगा वो इसी रंगमंच में होगा। कोई कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी। एक दिन मैं उस समय बहराइच में पढ़ रहा था, ग्रेजुएशन कर रहा था, ये 80-81 की बात है। तो पेपर में मैंने देखा कि भारतीय नाट्य अकादमी का जो है विज्ञापन निकला है, और विज्ञापन से ज्यादा उसमें था कि आपको 200 रुपए, 250 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी। तो मैंने बिना घर वालों को बताए वो फॉर्म भर दिया। और उसमें जिस दिन साक्षात्कार होना था, उसमें डेट लिखी थी। मैंने घर वालों से झूठ बोला कि मैं लॉ में एडमिशन लेने के लिए लखनऊ जा रहा हूं, तो लोगों ने परमिशन दे दी क्योंकि पढ़ाई के नाम पर मैं जा रहा था। लेकिन मैं भारतीय नाट्य अकादमी में पहुंच गया, इंटरव्यू दिया। क्योंकि पृष्ठभूमि गांव की थी, बहराइच में कुछ समय मैं शहर में था जहां से ग्रेजुएशन किया था। तो लेकिन वहां लोग जो इंटरव्यू देने के लिए आए थे, कुछ लोग थिएटर कर चुके थे, थिएटर के बारे में लोगों को जानकारी थी, और वहां का तामझाम लोग, कोई जो है तैयारी कर रहा है, कोई डायलॉग बोल रहा है, कोई म्यूजिक पे लग रहा, गाना गा रहा। तो वहां देखकर मैं घबरा गया था कि नहीं नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन फिर मन में आया कि जब यहाँ तक आ ही गए हैं, चलो इंटरव्यू दे देते हैं, कोई बात नहीं। और 6-7 लोग बैठे थे,
एक से एक धुरंधर। मुझे तो लोगों के बारे में पता भी नहीं था। बाद में पता लगा कि राज बिसारिया साहब के साथ उसमें मुद्रा राक्षस जी थे और शायद एक नागर साहब थे, कौन थे, या मनोहर सिंह जी थे। इस तरह से पैनल जो बैठा था 6-7 लोगों का था और एक तरह से अंदर जाने में जैसे गला सूख जाता है, पैर कांप रहा हो, वो हालत थी मेरी कि वहां थिएटर के बारे में पूछेंगे तो मुझे तो एबीसीडी उसका ककारा भी नहीं पता, मैं वहां क्या बताऊंगा। लेकिन मैं वहां पर गया, मैंने कहा ठीक है, जो आता है बोल देंगे, क्या आता है बता देंगे, जो नहीं आता सीधे मना कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो वहाँ सारी बात की उन्होंने कि थिएटर करते हो, मैंने कहा नहीं करते हैं। थिएटर में कैसे आना हुआ, कैसे तुमने सोचा कि मैं भारतीय नाट्य अकादमी में जाऊं, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कॉलरशिप देख के 200-250 रुपए मिल रहे हैं इसलिए आ गए हो, या फिल्मों में हीरो बनने के लिए जाना है। मैंने उनको साफ साफ बता दिया कि थिएटर वगैरह की कोई बैकग्राउंड नहीं है। गांव में मैंने नाटक या रामलीला देखी है, नाटक किया है, बस इतना ही पता है। उसमें से मुद्रा राक्षस जी ने मेरे से किया, तुमने ग्रेजुएशन किया है, उसमें तुम्हारा विषय संस्कृत रहा है, तो संस्कृत में कोई नाटक भी पढ़ाया गया होगा। तो उन्होंने मेरे पूछा तो मैंने कहा हाँ, अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ाया गया था कालिदास का। तो बोले उसमें तुम्हें सबसे ज्यादा नाटकी क्या लगता है, जिसपे कि जल्दी तुम्हें विश्वास नहीं होता है। तो सोच समझ के मैंने कहा कि किसी की अंगूठी है, किसी ने दिया हुआ है, उसमें चिन्ह के रूप में शकुंतला ने दुष्यंत को दिया है, और जब वो अंगूठी दुष्यंत को शकुंतला दिखाती हैं तो दुष्यंत पहचान नहीं पा रहे हैं वो अंगूठी देख के, जबकि वो बहुत आकर्षित हुए थे शकुंतला को देखकर, वहां पर उनका गांधर्व विवाह भी हो गया था। मैंने कहा ये थोड़ा सा नाटकी लगता है, और अंगूठी वो आम अंगूठी भी नहीं रही होगी, कुछ खासी रही होगी, तो वो चीज। तो मुझे लगता है कि मुद्रा राक्षस जी उससे थोड़ा सा प्रभावित हो गए। और मैं राज बिसारिया साहब की एक बात की बहुत सराहना करना चाहूंगा। वाकई उनका जो विजन था, दृष्टि, ये नहीं था कि जो थिएटर सीख के आए हैं, थिएटर करते हैं, उनको ही एडमिशन देना है। वो चाहते थे कि भारतीय नाट्य अकादमी या रंगमंच का विस्तार हो, जहां पर थिएटर नहीं है, थिएटर को लोग नहीं जानते, वहां भी थिएटर को पहुंचाइए। और बाद में भी मैंने देखा है, राज साहब जब तक रहे हैं, हो सकता है उसके बाद भी लोगों ने किया हो, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं 83-84 में वहां से निकल गया था। तो उन्होंने कि बहराइच में, प्रतापगढ़ में, सुल्तानपुर में कोई कहीं रहता है, दूर दूर से ऐसे लोगों को चुन चुन के उसमें बुलाया। ठीक है, उनको थिएटर नहीं आता तो हम थिएटर पढ़ाने के लिए तो उनको बुला रहे हैं, थिएटर पढ़ाएंगे। अगर उसमें इसको लेकर एक जुनून है कि वो थिएटर करना चाहता है, तो उस जुनून को देख के वो सिलेक्शन करते थे। और आज मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश क्या, उत्तर प्रदेश के बाहर भी, मुझे उत्तर प्रदेश में तो नहीं लगता कि कोई भी ऐसा जिला छूटा होगा या बड़ा शहर छूटा होगा जहां आज भारतीय नाट्य अकादमी के छात्र ना हो। इन 40-42 सालों में मुझे लगता है कम से कम 500 के ऊपर लोग निकल चुके होंगे, और हर कोई अपने अपने क्षेत्रों में जाकर थिएटर कर रहा है। ये सब भारतेंदु नाट्य अकादमी के राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं, जो भारतेंदु का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, थिएटर का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज दिल्ली क्या, किसी शहर में जाइए, बिहार में जाइए, पटना जाइए, भोपाल जाइए, आपके यहाँ मुंबई में जाइए, तो लोग भारतीय नाट्य अकादमी को जानते हैं। और आपको कहीं ना कहीं अगर इस कला के क्षेत्र में आप जानते हैं तो वहां भारतीय नाट्य अकादमी के लोग मिल जाते हैं। वो मिले जरूर हो, लेकिन नाम बस बता दीजिए कि हम भारतीय नाट्य अकादमी के हैं, तो एक सीनियर जूनियर का रिश्ता चाहे रहा हो, चाहे ये कि हम लोग एक ही अकादमी के हैं, चाहे ये कि हम लोग एक स्टेट से आए हैं, एक रिश्ता अपने आप जुड़ जाता है और एक परिवार कह लीजिए, इस तरह से ही परिवार बनता गया, कहने वाला था कि और आज ये परिवार बहुत बड़ा हो गया है। बहुत बड़ा परिवार भारतीय नाट्य अकादमी अब अनजाना नहीं रह गया। जैसा आपने कहा, हर प्रदेश में, हर जगह में, हर शहर में कोई न कोई भारतीय नाट्य अकादमी से पास आउट बच्चा होगा।
हर शहर में, बिल्कुल। और अभी काम भी काफी लोग आगे कर रहे हैं, अलग अलग जी जी क्षेत्रों में जी काम कर रहे हैं। तो उसका, लेकिन जेपी भाई जिस दौर में आप आते हैं जी नाटक की दुनिया में, वो दौर, क्योंकि हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे, जी जहां उन दिनों, खासकर उन दिनों की मैं बात कर रहा हूँ कि फिल्मों का बड़ा असर था हम जी लोगों के जीवन पे, आसपास के उस पे परिदृश्य में। और आपके पास तो माशाल्लाह लंबाई और डील डॉल भी अच्छा था, फिल्मों की तरफ रुख करने का कभी दिल नहीं किया? हाँ। देखिए, दिल में तो होता है, लेकिन बहुत जगह आपको समझौता करना पड़ता है। खास तौर से जब आपकी शादी हो जाए, परिवार हो, तो ऐसे में आप एक ऐसे बंधन से बंध जाते हैं कि जब आपका उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। इच्छा तो जरूर होती है कि मुझे भी सीरियल में काम मिले, मुझे भी फिल्म में काम मिले, चाहे अभिनय के मिले, चाहे जो भी काम मिले, किया जाए। लेकिन फिर होता है, अ, विभांशु, मैं फैक्ट बताऊं कि जब मैं भारतीय नाट्य अकादमी में आया तो मेरे घर परिवार को कोई चाहता नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊं, और लोगों को फिल्म वगैरह के बारे में कभी किसी ने देखा होगा। मेरी पहली फिल्म शोले थी। फिल्म के बारे में भी मैं बहुत ज्यादा जानता नहीं था। जब मैं आया, 12वीं में आया, 12वीं के एग्जाम देने के बाद साथी दोस्तों से बात हुई, तब हुआ कि चलो फिल्म देखते हैं। तो शोले फिल्म जौनपुर में लगी हुई थी, तो लगभग 45 किलोमीटर हम लोग साइकिल चलाकर गए थे फिल्म देखने के लिए। और पहली बार तो मुझे फिल्म समझ में नहीं आई। एक सीन जब तक देख रहे हैं तब तक सीन बदलता जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं दोबारा गया फिल्म को देखने के लिए कि देखें, ये मुझे तो समझ में आई नहीं। और उस समय शोले की बड़ी चर्चा थी, फिल्म के बारे में लोग उसके डायलॉग्स बोलते थे। तो दोबारा मैंने देखी, तब मेरी समझ में आया। और मैं तो चुपचाप आया था लखनऊ में इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन लेटर जब गया घर पर, ताऊ जी ने देखा। ताऊ जी, उस समय मैं बहराइच में किसान डिग्री कॉलेज था, वहां से मैं ग्रेजुएशन कर चुका था, हिस्ट्री से एमए कर रहा था। तो ताऊ जी ने वो लेटर देखा, बोले कि तुम लखनऊ लॉ में एडमिशन के लिए गए थे कि कोई भारतीय नाट्य अकादमी के लेटर आया हुआ है, वहां गए थे? तब मैंने उनको साफ साफ बताया, तो उन्होंने कहा, देखो, अगर वहां ये सब एडमिशन वगैरह करना है, तुम्हें नाटक नौटंकी करना हो तो अपना जाओ करो, मेरा इससे मतलब नहीं, इसके लिए मैं खर्चा वगैरह नहीं दूंगा। लेकिन मैं वहां गया, जो मुझे 200-250 रुपए मिलते थे, और एक हमारी बुआ के लड़के थे इलाहाबाद, उसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी में महमूदाबाद हॉस्टल था, उसमें रहते थे। तो उनके साथ मुझे रहने का इंतजाम हो गया। 102 महमूदाबाद हॉस्टल में रूम नंबर था, मुझे पता है। तो वहां मुझे रहने के मिल गया। बाकी दिन में क्लास लेता था, 200-250 रुपए मिलते थे। फिर हॉस्टल से निकला तो हम साथी दोस्तों ने मिलकर, अरुण त्रिवेदी, विनय प्रकाश सिंह, लोगों हम लोगों ने फिर एक कमरा लिया। तो वहां राशन लाके हम लोग खाना वगैरह खुद बनाते थे। और जैसे ही मैं बीएनए से निकलने वाला था, तो मेरी सीनियर थी चित्रा, जिनसे मेरी शादी हुई। वहां पर ही हम लोगों का परिचय हुआ था। तो शादी के बाद 87 में मेरी शादी हुई। शादी के बाद सबसे बड़ी चीज थी कि अब बीवी भी है, आप अकेले नहीं हैं कि दिन भर भूखे रह लेंगे, एक चाय या एक समोसे पर दिन गुजार लेंगे। तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो मुझे सबसे पहले दूरदर्शन में काम मिला, कैजुअल प्रोडक्शन असिस्टेंट का। उसमें 400 रुपए मुझे महीने में मिलता था। देखिए, 400 रुपए में कुछ हो नहीं पाता था, फिर भी उस समय के लिए तो, अगर 83-84 की बात करें, 84 की, तो बहुत बड़ी चीज होती है। तो 2 साल मैं वहीं रहा। और फिर एक दिन मुझे बुलावा आया, अपने भारतीय नाट्य अकादमी के ही मुकेश नैथानी जी थे। उन्होंने कहा कि यहाँ श्री राम सेंटर में एक लाइट डिजाइनर की पोस्ट है, लाइट व्यवस्था वगैरह जो देख सके। और राजेंद्र नाथ जी हैं, उन्होंने मेरे से कहा था, तो अगर आप करना चाहें तो आप आ जाइए। तो मेरा स्पेशलाइजेशन लाइट में ही था और लाइट ही मैं करता था। तो मैंने हाँ बोल दिया। और मुझे याद है 31 मार्च को मैं निकला। शादी हो चुकी थी। 28 फरवरी को मेरी शादी हो गई थी। चित्रा को लेकर एक अटैची लेके मैं दिल्ली के लिए चल पड़ा, और 1 अप्रैल को पहुंचा। मन में एक डर भी था कि कहीं 1 अप्रैल तो किसी ने नहीं मनाया मेरे साथ, तो वहां पहुंचते हैं कोई कह दे कि तो फुल डे है। अंदर से डरा हुआ था, लेकिन क्योंकि
उस समय काफी अपने बीएनए के लोग श्री राम सेंटर में थे, मीना नथानी, मुकेश नथानी, और उस समय शायद ये भी थे विजय शुक्ला। विजय शुक्ला। विजय शुक्ला बाद में आए थे। ये सक्सेना, हाँ, मुकेश सक्सेना, मुकेश सक्सेना, और ये चित्रा श्रीवास्तव के जो हस्बैंड थे, चंद्रमोहन थे, चंद्रमोहन, अनुपम श्याम थे, अनुपम चंद्रमोहन, श्याम, चंद्रमोहन, ये लोग थे। ये लोग थे। मतलब पूरा एक ग्रुप भारतीय नाट्य अकादमी का था। और लोगों ने मंडावली में एक 250 रुपए का मेरे लिए कमरा भी देख लिया था, पंडित जी का कमरा था। मैं गया डरते डरते, राजेंद्र नाथ जी से बात हुई, सब कुछ हुआ, तो वहां 750 रुपए की मुझे नौकरी मिल गई। मेरा काम था कि यहाँ पर 2 ऑडिटोरियम है, बेसमेंट है, ऊपर मेन ऑडिटोरियम है, उसकी बुकिंग, ये सब देखिए, टेक्निकल चीजें देखिए। तो मेरे सीनियर काफी बड़े बड़े लोग थे, गिरधारी लाल जी थे, सुरेश अरोड़ा थे। तो उस समय मैं बिल्कुल लड़का सा था, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत भी हुई। उन लोगों के दिमाग में था कि ये बच्चा सा आया है, ये क्या काम करेगा यहाँ पर। तो काफी लोग पीछे पीछे मेरे विरोध में भी रहते थे। कई बार एग्जाम भी लेते थे कि इसको कुछ आता जाता भी है कि ऐसे आ गया ये लखनऊ से चलकर। कई बार तो उन लोगों ने शो के दिन ही मना कर दिया कि आज तबीयत खराब, हम लाइट के लिए नहीं आएंगे। कभी पपेट शो हो रहा है संडे के दिन की, सिंह साहब कल आप पपेट की लाइटिंग कर दीजिए, मैं नहीं आ पाऊंगा। दरअसल वो सब कर सकते थे, लेकिन वो मेरा एग्जाम भी लेते थे, मुझे परेशान भी करते थे। लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि नहीं, दखल है इस बंदे का, ये कनेक्शन भी कर सकता है, लाइट टांग भी सकता है, पैचिंग भी कर सकता है, कलर कॉम्बिनेशन का भी इसको नॉलेज है, और लाइट ऑपरेट भी अच्छे ढंग से कर सकता है, लाइट डिजाइन भी कर सकता है, तब धीरे धीरे लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया और मैंने काम करना शुरू किया। उस दौरान भी जब कहीं कोई काम होता था, कोई कहता था सीरियल बन रही, फिल्म बन रही है, जैसे चाणक्य का हुआ था, तो उसके लिए भी ऑडिशन हुआ था। तो लोगों ने कहा कि आपको चलकर बॉम्बे में रहना पड़ेगा, आपकी हिंदी ठीक है, वहां पर चाणक्य में आपको रोल मिल जाएगा, चाणक्य फिल्म। लेकिन मेरे लिए एक था कि मैं चला तो जाऊं, वहां पर कर लूंगा, मान लीजिए महीने 15 दिन का वहां काम है, कर लेंगे। कल जब वहां से निकलेंगे फिर क्या होगा। जब एक जगह आपको थोड़ी सी सहूलियत मिल जाती है, बंधी बधाई तनख्वाह मिलने लगती है, तो आपको एक संरक्षण मिल जाता है और मन में एक डर होता है कि आज छोड़ देते हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, अगर काम नहीं मिला फिर क्या करेंगे। तो वहां श्री राम सेंटर में मैंने काम करना शुरू किया और कुछ समय बाद मुझे साहित्य कला परिषद में भी नौकरी मिल गई। तो इसको एक स्वार्थ कह लीजिए, परिवार का कह लीजिए, या समझौतावादी कह लीजिए, इस कारण से मैं कहीं जा नहीं पाया, बॉम्बे नहीं जा पाया। हाँ, अब रिटायर हो गया हूँ, अगर कुछ इस तरह काम होगा, यहाँ पर भी लोग बात करते हैं, तो मैं कहता हूँ कुछ इस तरह काम हो तो बताइए, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। लेकिन साहित्य कला परिषद में भी इतना ज़्यादा मेरे ऊपर काम था, मैं वहाँ असिस्टेंट सेक्रेटरी ड्रामा था, तो ड्रामा सेक्शन का पूरा काम मुझे देखना पड़ता था। और नया कॉन्सेप्ट ये नहीं कि जो सालों से प्रोग्राम होता आ रहा है वही आपको करना है। तो अगर मैं गया हूँ, थिएटर का आदमी हूँ, तो कुछ न कुछ अपनी परिकल्पना भी मुझे वहाँ करनी थी, दिखानी थी। तो मैंने बहुत सारा युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए इस तरह से प्रोग्राम शुरू करना शुरू किया। और स्कॉलरशिप किसको दी जा सकती है थिएटर को बढ़ावा देने के लिए, उन सब चीजों को करते हुए मैंने बहुत सारा काम किया। जहाँ 2-3 साल में प्रोग्राम होते थे, साल में मैंने 10-10 प्रोग्राम करना वहाँ शुरू किया थिएटर का। एक दिल्ली के सारे कॉलेजेस को लेके महाविद्यालय नाट्य समारोह किया, जिसमें 40-40 दिल्ली के कॉलेज शामिल होते थे, सैकड़ों लोग आते थे उसमें। तो ये सब मैंने कॉन्सेप्ट किया, और जो एनुअल ड्रामा फेस्टिवल हमारे यहाँ होता था, उसका मैंने नाम ही रख दिया भारतेंदु नाट्य उत्सव। तो भारतेंदु के नाम से भी करना शुरू किया। तो कई बार लोगों ने कहा कि आप भारतेंदु नाट्य अकादमी से आए, इसलिए आप भारतेंदु नाट्य अकादमी पर जोर देते हैं। मैंने कहा जी जी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर देखा जाए, रंगमंच का संस्थापक आप कहते हैं उनको, हिंदी रंगमंच का जो है कहते हैं जनक है, तो इसलिए मैंने उनका किया है। और जब मैंने पहली बार अपना साहित्य कला परिषद की रिपर्टरी भी शुरू की, रंगमंडल, तो उसमें भी पहला नाटक मैंने अंधेर नगरी किया। विजय शुक्ला उस समय थे, मेरे रंगमंडल में आ गए थे। बीएम शाह जी से मैंने वो प्ले डायरेक्ट करवाया। तो कई लोग मजाक भी उड़ाते थे कि अंधेर नगरी जैसा नाटक कर रहे, जो बच्चों का नाटक है, तो कोई बड़ा नाटक करना चाहिए था, रिपर्टरी का पहला शो है। मैंने कहा नहीं, ये भारतीय नाट्य अकादमी का प्ले है,
नाटक है और मैं इसको करना चाहता हूँ बच्चों, लेकिन शाह जी ने बहुत अच्छा किया था। श्री राम में शो हुआ था और विजय शुक्ला ने उसमें राजा का रोल किया था। मुझे याद भी है कि विजय शुक्ला ने बहुत अच्छा किया था। पर्टिकुलर एक डायलॉग तो मुझे आज तक याद है। साहित्य कला परिषद की रिपर्टरी थी और विजय शुक्ला को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल काम होता। आप लोग तो साथ के लोग हैं, आप जानते ही हैं। अभिनेता बहुत अच्छा है, लेकिन कभी-कभी बेलगाम हो जाते हैं। तो कभी रिहर्सल में उन्होंने नहीं बोला और वहाँ श्री राम सेंटर के मंच पर जिस दिन शो हो रहा था, वो महोदय बोलते हैं कि जो मैं बोलता हूँ वो साहित्य है, जो मैं करता हूँ वो कला है, बाकी सब परिषद है। साहित्य कला परिषद पे उन्होंने ये कटाक्ष मारा था, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और जी जी, साहित्य कला परिषद में आपके कार्य की तो सभी सराहना करते हैं। आपने जिस तरह से इतनी गतिविधि पैदा की, एक सरकारी संस्थान में रह के भी इतनी विविधता पूर्वक कार्य किया और रंगमंच को एक अलग उत्थान दिया। मतलब सोलो नाटकों के भी आपने वो कराए, हाँ, फेस्टिवल कराए, तो ऐसे भरत मुनि तमाम कार्य हैं रंगोत्सव, जो जो लोग भरत मुनि उदाहरण। रंगोत्सव के नाम से। तो वो तो उदाहरण है ही है कि इतिहास बन गया है उसका। जी, जी। लेकिन जेपी भाई, आप एक डायरेक्टर भी हैं, आप प्ले भी डायरेक्ट करते हैं, कई नाटक आपने डायरेक्ट किए। तो जब आप कोई प्ले डायरेक्ट करते हैं, उसमें आपका अभिनेता आप पे हावी तो नहीं होता है? अक्सर हो जाता है, होता भी है, लेकिन बस डरता ये रहता हूँ कि कहीं अगर मैं इस तरह से अभिनेता को हॉबी कर लूँगा अपने ऊपर, तो कहीं ऐसा ना हो कि जितने भी कैरेक्टर हैं, जितने भी लोग हैं, सब वो जेपी सिंह ही नज़र आएँ। जी तो इसलिए मुझे बड़ी अ, धार पर, तलवार की धार पर चलना पड़ता है। तो वैसे विभांशु, मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैंने डायरेक्शन में उतना इंटरेस्ट रखा भी नहीं और उतना प्ले डायरेक्ट भी नहीं किया। अभिनय में मेरी रुचि ज़्यादा रहती थी। डायरेक्शन का काम मैंने चित्रा को दे रखा था। जितना भी डायरेक्शन का काम होता था, वो चित्रा ही देखती थी। उसमें वो जो मुझे रोल देती थी, मैं वो रोल करता था। कई बार तो किसी रोल के लिए मैं मना भी करता था, लेकिन वो कहती थी कि नहीं, मुझे लगता है कि नाटक को सँभालने के लिए 2-4 लोग चाहिए, तो तुम ये वाला ही रोल करो। जैसे मेरा हाय हैंडसम नाटक है, उसमें कर्नल का रोल ना करके मैं नौकर वाला ही रोल करना चाहता, तो वो रोल मुझे बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन चित्रा ने कहा कि नहीं, नाटक को सँभालना है और पूरे प्ले में कर्नल जो है रहता है, तो इस रोल को तुम करो। तो मैंने किया और अपने साथ के ही रतन थे, उन्होंने उस नौकर का रोल किया था। तो मैंने किया। कई बार डायरेक्टर जो है वो ज़बरदस्ती भी दे देते थे कि नहीं, ये रोल कीजिए, चाहे आपका मन हो चाहे ना हो, तो लेकिन डायरेक्टर को इतनी छूट तो होती भी है कि आपको कौन-सा रोल दे रहे हैं, आप कीजिए। हाँ, जिस नाटक को चित्रा कहती थी कि नहीं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये मेरे मन मुताबिक नाटक है, नहीं है, इसको तुम करो। जैसे मुझे याद है, एक नाटक मैंने लिखा था, अर्जेंट मीटिंग। अर्जेंट मीटिंग में कोई फिट आउट नहीं है और जब एक्टर एक बार मंच पर आ जाते हैं तो उनके एग्जिट नहीं है। सारे के सारे स्टेज पर बने रहते हैं। तो चित्रा ने जब ये पढ़ा, बोले प्ले तो ठीक है, कटाक्ष है, रंगमंच में आजकल जो हो रहा है, हर चीज़ को लेकर लोग कैसे अपने-अपने लोगों को प्रमोट करते हैं, अवार्ड्स के लिए क्या होता है, वो पूरा रंगमंच की राजनीति है, सब कुछ है। लोग एन्जॉय करेंगे और उसमें तुम कैरेक्टर्स भी दिल्ली के लोगों को ले लिया है, लोग उससे रिलेट तो करेंगे। लेकिन ये नाटक जब कहीं बाहर जाएगा तो दिल्ली वाले तो दिल्ली के चरित्र को समझते हैं, लोगों को जानते हैं। तो बाहर शायद लोग इतना न जुड़ें और ये नाटक थ्रू आउट चल रहा है, इसमें कोई फेड आउट नहीं 1.5 घंटे के नाटक में। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे लगता है कि ये नाटक थोड़ा-सा ढीला हो जाएगा। इसको तुमने लिखा, तुम ही करो। तो इस तरह से कभी-कभी मजबूरी में नाटक डायरेक्ट करना पड़ा या चित्रा एक बार भारतीय नाटक अकादमी के रंगमंडल में चली गई थी, उस समय नहीं थी, तो फिर उस बीच मैं ही प्ले डायरेक्ट करता था। मैं दरअसल मजबूरी में प्ले डायरेक्ट करता था, खुशी से नहीं। मेरी प्राथमिकता जो होती थी, वरीयता होती थी, वो अभिनय के लिए, अभिनय या फिर मुझे लाइट डिज़ाइन का काम दे दीजिए। हालाँकि जो प्ले मैं भी डायरेक्ट करता था या अभिनय करता था,
उसमें लाइट डिजाइन वगैरह सब कुछ मेरा होता था। जब बाद में ढींगरा साहब ने करना शुरू किया, आर के ढींगरा ने, तब मैं छोड़ दिया कि आपको जो करना है कीजिए, क्योंकि इतने सीनियर थे, उनके सामने मैं क्या बात करूं लाइट डिजाइन के लिए। लेकिन कुछ न कुछ बातचीत उनसे जरूर करता था कि मैं इस सीन में ये चाहता हूं। तो बतौर निर्देशक मैंने बहुत कम काम किया है, जो भी किया है विवशता में किया है, अभिनेता को पहले रखा है। और लोगों ने भी दिल्ली में अगर मुझे बुलाया है तो अभिनय के लिए या लाइट डिजाइन के लिए ही, प्ले डायरेक्ट करने के लिए अगर बुलाया है तो जैसे कस्टम विभाग ने बुलाया, या मॉडर्न स्कूल की अलमनाई है, उन लोगों ने साल में एक बार नाटक करना शुरू किया था, उन लोगों ने बुलाया, कभी किसी कॉलेज ने बुला लिया तो मैं चला गया। बाकी निर्देशन पर मेरा इतना जोर नहीं रहा है कभी। अच्छा बात है कि मतलब अभिनय को आपने वरीयता दी है और अभिनय जी में जी। ही आप ज्यादा अपने आप को सहज पाते हैं। लेकिन नाटक आपने अनगिनत लिखे हैं, मतलब कई नाटक एक के बाद नहीं, एक अनगिनत तो प्रकाशित नहीं है, होकर। गिनती है। गिनती अनगिनत है नहीं, तो गिनती वो है। आप बता दें वो गिनती, क्योंकि वो आप ही बता पाएंगे, क्योंकि उसमें कई नाटक प्रकाशित होके भी एक के बाद एक आते गए हैं। तो एक तो संख्या बताएं कितने नाटक आपने अब तक लिखे हैं, और दूसरा कि इतने नाटकों के बीच कोई एक नाटक जो आपको अव्वल लगता है, जो आपके बहुत ही मतलब करीब या बहुत प्रिय लगता है। क्योंकि देखिए कहने को तो लोग कहते हैं कि सारे ही बच्चे हैं, सब बराबर हैं, जी सबका जी। प्यार है, लेकिन बड़ा भी एक होता है, एक बड़ा बेटा भी होता है ना, एक हाँ, छोटा भी होता है। तो एक दर्जा तो कहीं ना कहीं पैमाना तय करता है नाटककार अपनी नहीं कृतियों का नहीं, भी। ये बिल्कुल है। और जैसा कि आपने संख्या पूछी है, तमाम नाटक तो अभी हैं जो प्रकाशित भी नहीं हुए हैं। लगभग 24 नाटक मैंने लिखे हैं। 24 में से मेरे 20 नाटक प्रकाशित हो गए हैं, जो बड़ों के लिए हैं, वयस्क के लिए हैं। और 6 बच्चों के नाटक प्रकाशित हुए हैं, जिस किताब का नाम है बच्चों के 6 नाटक, किताब घर प्रकाशन से। और आज ही अभी आपसे 1-2 दिन जब पहले बात हुई थी, मेरा नाटक प्रकाशित होके आया है। आज नट सम्राट का अवार्ड फंक्शन होने जा रहा है, उसमें मैं इस नाटक का लोकार्पण करने जा रहा हूँ। क्या ये नाटक मेरा है खैराती लाल का बात। तुलसी तंत्र। ये एक राजनीतिक व्यंग नाटक है और ये किताब घर से प्रकाशित होकर आया है। ये आज इसका मैं लोकार्पण करने जा रहा हूँ शाम को 6 बजे यहीं दिल्ली में। तो लगभग इसको मिलाकर 20 नाटक मेरे प्रकाशित हो चुके हैं। और पहला नाटक अगर कीजिए, जब भारतीय नाटक अकादमी में ही था तो मैंने एक नाटक लिखा था। 3-4 स्ट्रगलर्स हैं जो एक कमरे में रहते हैं, क्योंकि जो आपको आसपास अपना परिवेश मिलता है, जो जिन चीजों से आप जूझ रहे होते हैं, तो सबसे पहले मन में होता है कि आप उसी पर नाटक लिखें। तो मैंने नाटक लिखा मस्त मौला, ये स्ट्रगलर्स का था। लेकिन वो नाटक उस समय हो नहीं पाया, ना प्रकाशित हो पाया। तो बिगने से निकलने के बाद जो 2-4 साथी दोस्त थे, उन लोगों ने कहा कोई कम कास्ट का प्ले लिखो और स्त्री पात्र भी जिसमें कम हो। तो मैंने मध्यांतर नाटक एक लिखा। और मध्यांतर नाटक पहली बार लखनऊ में मंच पर हुआ, दूरदर्शन पर भी हुआ। तो उस नाटक को, जो आप फर्स्ट बेबी की बात कर रहे थे, उससे मेरा लगाव है, क्योंकि वो मेरा पहला नाटक था और सबसे पहले प्रकाशित भी वो हुआ विद्याघर प्रकाशन से। लेकिन ऐसे कई नाटक हैं, जैसे किस्सा मौजपुर का, बाबू हरिश्चंद्र, अर्जेंट मीटिंग। ये नाटक मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और इधर मैंने पारो नाटक एक लिखा है, जो कुप्रथा के ऊपर है। पहले लड़कियों को बेचा जाता था, खरीदा जाता था, उस कुप्रथा के ऊपर है। और अभी एक नाटक मेरा प्रकाशित हुआ, काल पुरुष, जो क्रांतिवीर वीर सावरकर के ऊपर है। तो उनका जो जीवन पूरा क्रांति को लेके संघर्ष में बीता है, और काला पानी की सजा उनको हुई, वहां से छूटे। तो वो पूरा मैंने समेट के काल पुरुष नाटक एक लिखा है, जो प्रकाशित भी हो चुका है। तो इस तरह के नाटक हैं। लेकिन मध्यांतर मेरा पहला नाटक है। और अर्जेंट मीटिंग में मैंने किया, जिसमें लोगों ने कहा कि अच्छा किया है, इसलिए भी अच्छा लगता है। लेकिन किस्सा मौजपुर का जो है, ये समस्या रही है हमारे यहाँ की, कि हर कोई लड़का ही चाहता है, लड़की कोई नहीं चाहता है। ये विषय मुझे लखनऊ में मिला था,
होता ये था कि अक्सर शाम को हम लोग रविंद्रालय में नाटक देखने जाते थे, तो मैं साइकिल से जाता था, वहाँ साइकिल मेरे पास थी, साइकिल चलाता था। तो कभी यूनिवर्सिटी से लाटूश रोड होते हुए आता था रविंद्रालय नाटक देखने के लिए, कभी कहीं से आता था। तो एक डॉक्टर का जो है क्लिनिक था, उसमें लिखा था गर्भ में बच्चा है या बच्ची जांच कराएं। तो मैं देखता था तो ये चीज मुझे बड़ी खराब लगती थी कि यार ये क्या हो रहा है। अगर हर कोई जांच कराएगा तो पता लगेगा कि लड़की है तो एबॉर्शन करा देगा। उस समय एबॉर्शन भी हो रहा था, लड़का होगा तो उसको पैदा करेगा। इससे तो पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा प्रकृति का, क्योंकि अगर लड़के हैं 100 तो 100 लड़कियां भी तो चाहिए शादी ब्याह के लिए, नहीं तो सृष्टि कैसे चलेगी। ये चीज आप 82 की समझ लीजिए, 82 की है। लेकिन आकर ये नाटक मंथन पूरा मैं करता रहा। 2012 में आके 2010-11 में शुरू किया, 12 में लिखा, 12 में ही इसका शो भी किया श्री राम सेंटर में, और बहुत जबरदस्त शो हुआ इसका। साल का बेस्ट नाटक इसको सिलेक्ट किया गया, और इस साल भारतीय नाटक उसका भारंगम में सिलेक्ट हुआ था, लेकिन कोरोना की वजह से अभी उसका शो नहीं हो पाया है। तो किस्सा मौजपुर का सराहा। और नेपाल में जब सद्भावना फेस्टिवल एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने किया था, नेपाल में भूकंप आया तो उसके लिए कुछ राशि इकट्ठा करना चाह रहे थे, वहां पर भी बुलाकर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने किस्सा मौजपुर का कराया। तो कुछ नाटक हैं जो आपके दिल के करीब होते हैं, कुछ नाटक आपको पहचान दिलाते हैं, कुछ नाटक लिखने के बाद आपको संतोष बड़ा होता है, कुछ को दर्शक लोग ज्यादा पसंद करते हैं, कुछ को निर्देशक बार बार करते हैं कि कम कास्ट का है, महिला पात्र कम है। जैसे मेरा नाटक है दरोगा जी चोरी हो गई, जैसा तुम कहो, ये सब नाटक हैं। अभी कल परसों में मायाराम की माया, ये नाटक हो रहे हैं, क्योंकि जिसको देखिए कॉमेडी प्ले अच्छा लगता है तो कॉमेडी प्ले करते हैं, जिसमें कम कास्ट है उस नाटक को उठा लेते हैं। लेकिन हर महीने कहीं न कहीं किसी शहर में मेरे नाटक हो रहे हैं, परमिशन के लिए भी लोग लिखते रहते हैं, बिना परमिशन के भी हो रहे हैं। तो ये नहीं, बतौर नाटककार आपका नाटक लिखने का प्रोसेस क्या है, क्या तरीका, किस तरह से, थोड़ा सा बताएं लोगों को। दिवांशु, आप भी एक नाटककार हैं, आपने महारथी जैसा नाटक लिखा है, उसके बाद भी कई नाटक लिखे। महारथी तो किया गया है, पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है। महारथी का फर्स्ट लाइट डिजाइनर मैं हूँ, चंडीगढ़ में शो हुआ था, और वहां पर ये संगीत नाटक अकादमी ने कराया था और इसको बेस्ट प्ले सेलेक्ट किया गया था। तो जब तक कोई विषय मेरे अंदर बिल्कुल उतर नहीं जाता है तो मैं उसका मंथन करता रहता हूँ, वो दिमाग में चलता रहता है। ये नहीं कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ तो नाटक के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं नाटक के बारे में सोचता रहता हूँ। चाहे कोई नाटक अगर डायरेक्ट कर रहा हूँ तो उसके बारे में सोच रहा होता हूँ, अगर किसी में अभिनय कर रहा हूँ तो वो दिमाग में चल रहा होता है, क्या करूँ कैसे करूँ। तो इसी तरह से जब कोई सब्जेक्ट दिमाग में आता है, अभी तो मतलब एक थीम, एक लाइन, कोई घटना आपके दिमाग में आई है, अब है कि उसको विस्तार कैसे दिया जाए, उसमें चरित्र कैसे डाले जाएं, कौन कौन से चरित्र डाले जाएं, उस नाटक को कैसे शुरू किया जाए, कहां पर जाकर इस नाटक का क्लाइमेक्स बनाया जाए, और नाटक का एंड कैसे किया जाए। ये सब सुनते हुए काफी दिनों तक तो मेरे दिमाग में जब पूरा कथानक तैयार हो जाता है, कैसे मैं शुरू करूंगा, ऐसे जो है इसका पराकाष्ठा पे जाऊंगा, क्लाइमेक्स होगा, और नाटक का एंड मैं ये करना चाहता हूँ, या इस नाटक से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, या इस नाटक में ये त्रासदी मैं दिखाना चाहता हूँ। तो वो सब दिमाग में पहले आता है, तो अब मैं डायरी पर इसको लिखना शुरू करता हूँ, जो भी बातें मेरे दिमाग में आती हैं। फिर नाटक का शीर्षक क्या हो, मुझे नाटक के शीर्षक में बहुत टाइम लग जाता है, जल्दी ही टाइटल समझ में ही नहीं आता कि इसका नाटक क्या लिखूं। तो जो भी टाइटल मेरे दिमाग में आता है, समझ में आता है, तो मैं लिखता चला जाता हूँ। 8-10 शीर्षक जब आ जाते हैं तो फिर मैं नाटक का नामकरण, जैसे नामकरण संस्कार होता है, फिर मैं नामकरण संस्कार करता हूँ उसका। और नाटक लिखने के लिए कौन कौन से चरित्र हैं, उस चरित्र की क्या पृष्ठभूमि क्या है, पढ़ा लिखा है क्या है, और हर चरित्र से उसका क्या संबंध है, ये मैं डायरी पर लिखता जाता हूँ। पूरा कथानक
जब मेरे दिमाग में आ जाता है और फिर चरित्र के बारे में सोचना शुरू करता हूँ कि अगर सारे चरित्र सिंपल ऐसे हैं, अब अगर 10 लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, हर कोई एक जैसा तो नहीं बोलता, हर कोई की भाषा एक जैसी नहीं होती है, तो वो मैं सोचना शुरू करता हूँ कि कुछ यूनिक कैसे बनाया जाए इस कैरेक्टर को, इस चरित्र को। तो उसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स मैं लिखता जाता हूँ और जो भी कथानक मेरे सामने होता है, पहला काम मैं करता हूँ कि सीन डिवीजन करता हूँ। उसको दृश्यों में बाँट देता हूँ कि इतने 10 दृश्य होंगे या 12 दृश्य होंगे जिसमें मेरा ये पूरा नाटक खत्म होगा। 10 दृश्यों में बाँट दिया, इस दृश्य में ये होगा। अब लिखता हूँ कि इस दृश्य में मैं कहना क्या चाहता हूँ, इस दृश्य में को रखने का मकसद क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो भी चीज़ मैं लिखता जाता हूँ। तो होता ये है कि जैसा आप भी जानते हैं कि कुछ घटनाएँ महत्वपूर्ण होती हैं, कुछ घटनाएँ होती हैं छोटी, जैसे समानांतर में चलती हैं, उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। तो नाटक में इसको कहते हैं कि कुछ घटनाएँ सूच्य होती हैं, कुछ महत्वपूर्ण होती हैं। तो जो महत्वपूर्ण घटनाएँ होती हैं, उसमें मैं सोचता हूँ कि इसका दृश्य कैसे बनाया जाए, सीन कैसे क्रिएट किया जाए। तो जिसमें सीन क्रिएट होता है, उस सीन को मैं लिखता हूँ, कौन-कौन कैरेक्टर उसमें होंगे, सीन में क्या क्रिएट करना है। और कुछ ऐसी घटनाएँ होती हैं जिसको हम सूचना देके किसी न किसी चरित्र के माध्यम से, सूत्रधार है या उसके माध्यम से, गाना अगर है तो उसके माध्यम से, तो एक कोई माध्यम हम रखते हैं, सूचना उसकी सिर्फ दे देते हैं या बीच में एक काल निकल गया है, उस काल में कुछ घटनाएँ हो चुकी हैं, तो उसकी सिर्फ सूचना देके हम आगे बढ़ जाते हैं। और इसको दर्शक स्वीकार कर लेते हैं, कितना समय बीत गया है, अब ये हो गया है, आगे हमें ये दिखाने जा रहे हैं। फिर वो अगला सीन होता है या अगले सीन में आके कि जब चरित्र आपस में बातचीत करते हैं, तो उसकी सूचना उनको दे दी जाती है। ये सूचना देना, मुख्य घटनाओं को लेना और कैसे उस कथानक को और महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है, जोर दिया जा सकता है कि और अच्छे प्रभावित ढंग से वो आए। और चीज़ें भी उसमें डालते हैं, अगर गीत की ज़रूरत है तो गीत डालते हैं। बाकी भाषा लिखते समय एक बार जब पूरा हम लिख डालते हैं, उस समय मैं उसके संवाद पे बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं देता हूँ। उसके भाव क्या होते हैं उस चरित्र के, वो मैं लिखता चला जाता हूँ, सिर्फ़ भाव लिखता हूँ। अब जो है चरित्र के हिसाब से, उसकी भाषा के हिसाब से, उसकी पृष्ठभूमि के हिसाब से और किससे बात कर रहा है, क्या रिलेशन है, फिर उन चीज़ों को मैं देखना शुरू करता हूँ कि कैसे लिखा जाए, कहाँ पे मुहावरा डाला जा सकता है, कोई कहावत डाली जा सकती है, जिससे मेरी जो बात है उसको ज़ोर दिया जा सके। क्योंकि ये जो लोकोक्तियाँ होती हैं, मुहावरे होते हैं, छोटी-सी चीज़ होती है, देखने में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। इनसे आप एक शब्द में, कुछ शब्दों में आप अपनी बात को बड़े आराम से कह देते हैं। फिर गीत लिखने का अगर उसमें है, गीत लगता है कि नहीं ये एक ऐसी शैली है इस नाटक की, इसमें गीत जा सकता है, लेकिन कोई ऐसा रियलिस्टिक अप्रोच का नाटक है, यथार्थवादी है जहाँ पर कि नहीं नाटक नहीं गीत नहीं लिखना चाहिए या कोई ऐतिहासिक नाटक है कि नहीं इसमें गीत ज़रूरी नहीं है। तो वो जब हम शैली डिसाइड करते हैं, शैली पर विचार करते हैं तो अपने आप सामने आ जाता है कि हाँ, इसमें गीत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, भाषा कैसी होनी चाहिए। जैसे मैंने नौटंकी भी लिखी है, कर्मयो धर्मः, वो किस्सा मौजपुर की किताब है, उसमें प्रकाशित है, उसको मैंने किया भी है और यहाँ संगीत नाटक अकादमी ने एक फेस्टिवल किया था गुलाब बाई के ऊपर, उस फेस्टिवल में उस नौटंकी को कराया भी था। तो उसमें बहर तबील, चौबोला, दोहा, लावनी और शुरू में जो नगमा होता है, प्रार्थना होती है, ये सब दरअसल वो काम आया भारतीय नाट्य अकादमी में जो मुद्रा राक्षस जी ने नौटंकी पढ़ाई थी और पृष्ठभूमि में जो गाँव में मैंने नौटंकी देखी थी, वहाँ जैसे गायन होता था, पढ़ा भी नौटंकी के बारे में। तो वो नौटंकी में बहर तबील, चौबोला, बहर तबील जो भी है, लावनी, छंद वो सब मैंने खुद लिखा है, खुद किया और लोगों ने भी उसको किया है। तो इस तरह से पूरा खाका तैयार करने के बाद, नामकरण होने के बाद, फिर मैं लिखना शुरू करता हूँ। एक बार जब पूरा नाटक तैयार कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, उसके बाद रीराइट करना शुरू करता हूँ। फिर उसको टाइप करने के लिए देता हूँ, मैं टाइप खुद नहीं कर पाता,
थोड़ा बहुत टाइप कर लेता हूँ। टाइप होके जब मेरे पास वो नाटक आता है, फिर मैं एक बार कंप्यूटर पर खुद बैठता हूँ, करेक्शन करता हूँ, प्रूफ रीडिंग करता हूँ, उसमें कहीं कुछ चेंज डालना है, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ नई चीजें हमेशा आती रहती हैं। या आप कुछ नाटक, कोई नाटक पहले लिख चुके हैं, तो आज हो सकता है कि आप खुद पढ़ें तो आपको लगे क्या बचकाना नाटक लिखा है, ये तो बड़ा सीधा-सीधा सा, इसमें कुछ ऐसा नाटकीय नहीं है। लिख दिया अपना नाटक, जब आपको कम लगने लगे या, तो समझ जाइए कि आप में ये थोड़ा ग्रोथ है। अगर वही नाटक आपने जो 20 साल पहले लिखा आज भी आपको बहुत अच्छा लग रहा है, इसका मतलब आप वहीं ठहर गए हैं, ठहराव आ गया है, आप आगे की कुछ सोच नहीं रहे हैं। तो लेकिन जब नया संस्करण आता है तभी उसमें हम सुधार कर सकते हैं। तो अपनी चीज़ों को मैं 1-2 बार करेक्ट करके तब मैं प्रकाशित होने के लिए देता हूँ। तो वो लोग उसको किताब के रूप में डालते हैं, फिर भेजते हैं पेज मेकर पे बना के कि आप प्रूफ रीडिंग कीजिए। तो उस समय तक मैं उसमें करेक्शन करता रहता हूँ, फिर मेरा नाटक छप के आता है। तो ये एक पूरा समय है, समय लेके मैं उसमें काम करता हूँ। कभी-कभी जल्दबाज़ी हो जाती है, जल्दबाज़ी में गड़बड़ भी हो जाता है, लगता है कि अगर ये नाटक मंच पर हो गया होता, तब मैंने इसको प्रकाशित कराया होता। तो शायद जब ये कलाकारों के सहयोग से, निर्देशक के सहयोग से या जो समीक्षा हमें मिली है, तो उसमें और भी हम उसमें सुधार कर सकते थे। लेकिन एक लेखक का आत्ममोह समझ लीजिए, स्वार्थ कह लीजिए, एक नाटक कंप्लीट होते ही मन में एक तुरंत आता है कि जल्दी से जल्दी प्रकाशित होके आ जाए। वो होता है ना कि बच्चा पैदा होने वाला है, कैसा होगा, उसकी शक्ल कैसी होगी, देखा जाए। तो उस चक्कर में कभी-कभी गलत हो जाता है, लेकिन मैंने ज़्यादातर नाटक पहले मंच पर किए। चित्रा ने ज़्यादातर मेरे नाटकों के, चाहे बच्चों के नाटक हो, चाहे बड़ों के नाटक है, चित्रा ने ही डायरेक्ट किए हैं। किया, जो समीक्षा मिली, उस चीज़ को, नाटक के फ़ोटोग्राफ्स, उन सब को डाल के लिखा, तो एक संतोष हुआ कि चलो, इसको हम लोगों ने एक पैमाने पर तौल लिया है, मापक पे देख लिया है, तब ये प्रकाशित हुआ, तो उसमें ज़्यादा संतोष होता है। जो नाटक मेरे प्रकाशित हो गए हैं, मंच पर नहीं गए हैं, जैसे यही खैराती लाल का कुर्सी तंत्र है, इसमें 8-9 ज़्यादा से ज़्यादा 10 कास्ट का नाटक है और मैं कर नहीं पाया। एक तो पीछे जो 3 साल का ये समय गुज़रा है, कोरोना की वजह से भी शोज़ वगैरह नहीं हुए, तो लगा यही कि ये कोरोना चलता रहेगा तो मेरे नाटक ही नहीं प्रकाशित होंगे। लेकिन इस बीच में भी मेरे एक और मीटिंग, पारो, पारो प्रकाशित होके आने वाला है, दिया हुआ है, कहीं संकलन में आएगा, और खैराती लाल का कुर्सी तंत्र, ये सब नाटक इसी बीच प्रकाशित होके आ गए। बस दुःख ये है कि इनको हम मंच पर नहीं ले जा सके, इनको कसौटी पर नहीं कस सके। पिछले 3 साल को तो कम ही कर दीजिए, उम्र से भी कम कर दीजिए, जी, वो जी। 3 साल को काउंट ही मत कीजिए। हमें हाँ, वो बहुत आगे बढ़ना अवसाद है, का समय था, दुखद और समय था। नाटक लिखा है तो मंच पे तो जाएगा ही, आज नहीं तो कल जाएगा। और जी, ये जी। आपने सही बात की कि मंच पे जाने के बाद ही नाटक का सही पैमाना पता चलता है, प्रस्तुति के बिल्कुल, बाद ही सही, उसकी सही। अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब सामने आती हैं, क्योंकि फिर समीक्षा भी मिल जाती है, दर्शक का की प्रतिक्रिया होती है, निर्देशक की अपनी टिप्पणी, अभिनेताओं की अपनी बोलचाल और उनके अभिनय की बारीकियों से कुछ चीजें अलग निकल के आती। तो एक सही वो तस्वीर तो मंचन के बाद ही आती है। जेपी भाई, लेकिन ये विज्ञान और तकनीक के इतने बदलाव के बाद आपको लगता है कि हिंदी रंगमंच समृद्ध हुआ है? देखिए, रंगमंच में समय के साथ बदलाव आता जाता है और उस बदलाव को हमें स्वीकार भी करना पड़ेगा। तकनीकी चीज़ें मैंने तो पेट्रोमैक्स में किया है, इसलिए तकनीकी आके जब मैंने देखा तो मैं तो चकाचौंध ही हो गया था। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर कुछ चीज़ें आ रही हैं, चाहे विज्ञान के हिसाब से या जो नए प्रयोग किए जा रहे हैं, तो मुझे वो स्वीकार करना चाहिए। अगर उस समय इंटेलिजेंट लाइट्स नहीं थी और अब आ गई हैं, तो उसको स्वीकार करना चाहिए और उसको डालना चाहिए। अगर आपके पास संसाधन है, आपके पास इतना पैसा है कि आप सेट बड़ा लगा सकते हैं, लाइट्स लगा सकते हैं, कर सकते हैं, तो करना चाहिए। मुखसज्जा है कि अच्छी मुखसज्जा हो सकती है, आप हेडगियर अच्छे बनवा सकते हैं, प्रॉप्स अच्छी बन सकती हैं, मास्क बन सकते हैं, विग बन सकते हैं और सेट अच्छा बन सकता है, तो ये सब आपको उसमें डालना चाहिए। लेकिन सब चीज़ का सहयोग लीजिए।
ये सब नाटक को सपोर्ट करना चाहिए। ये मतलब डोमिनेट ना कर जाए कि कोई निकल के कहे कि वाह! बहुत अच्छा सेट आपने लगाया था। बहुत अच्छी कॉस्ट्यूम थी यार, क्या झमाझम कॉस्ट्यूम थी, सारे कलाकार चमक रहे थे। इसका मतलब नाटक की आपने हत्या कर दी। सब कॉस्ट्यूम ही देखने लगे या गाने आपके सुनते रहे, डांस ही देखते रहे या लाइट की जो गिमिक्स है, लाइट की गिमिक्स में खो गए, तो ऐसा ना हो। ये सब चीज़ें हमें बतौर सपोर्ट अगर हैं और सपोर्ट कर रही हैं, एक कलाकार की मानसिकता को उभार रहे हैं, जो पृष्ठभूमि हम दिखाना चाहते हैं सेट से वो पृष्ठभूमि उभर रही है, जो कॉस्ट्यूम कलाकार को उभार रही है। क्योंकि कॉस्ट्यूम का महत्व है भाई, अगर हम किसी को स्टेज पे दिखा रहे हैं, कोई ऐतिहासिक चरित्र है, अगर उस तरह की वेशभूषा नहीं पहनाएँगे तो उसको लोग मानेंगे ही नहीं। अगर हम एक किसी भी चरित्र को लीजिए, है तो ऐतिहासिक चरित्र, उसको हम बनियान में, धोती में ले आ देंगे तो कोई उसको स्वीकार नहीं करेगा। तो इन सब चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए। आहार भरतनाट्य शास्त्र में इसीलिए बनाया है, लेकिन वही है कि आप शरबत पीना चाह रहे हैं, लेकिन शरबत में चीनी कितनी डाली जाए, ये आपको देखना है और इसका अनुभव जो आपका है ना, वही काम आता है। अनुभव से कि इतना चीनी डालिए, इतना पानी डालिए, इतना नींबू डालिए, तभी जो है शरबत अच्छा बनेगा। लेना चाहिए, उसका सहयोग ज़रूर लेना चाहिए। जो लोग कुछ लोग बिल्कुल नकार देते हैं, तो फिर तो भाई आप फ्लड लाइट जला दीजिए, नाटक कर लीजिए, ऑन ऑफ में पर्दा गिरता था, उठता था। अब आज लाइट है, लाइट ऑफ होती है तो मान लेते हैं कि पर्दा बंद हो गया है, लाइट ऑन होती है तो मान लेते हैं कि पर्दा खुल गया है। लेकिन इस लाइट का भी आपका जो लाइट का डायरेक्शन है, लाइट का जो कलर है, उसकी मानसिकता को, मन स्थिति को उभारने में लाइट का, सेट का, कॉस्ट्यूम का, जो भी आसपास आपने ताना-बाना बुना है, उससे सपोर्ट बहुत मिलता है और नाटक में उससे 4 चाँद लगता है। बस 4 चाँद ही लगाना चाहिए, 8 चाँद हो जाने पे गड़बड़ हो जाता है। मुझे लगता है लेना चाहिए सहयोग। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, तकनीक का बिल्कुल सहयोग लेना चाहिए। ये आपने अच्छी बात की कि शरबत बनाना है तो चीनी कितनी डालनी है ये तय करना इसी पे निर्भर करता जी, है कि जी। शरबत कैसा बनेगा। जेपी भाई, जेपी सिंह और जयवर्धन, दो नाम, कोई एक नाम गुम हो जाएगा या दोनों ही एक साथ जिंदा रहेंगे? नहीं, एक नाम तो पहले गुम था ही, अब लोगों को पता लगा। जेपी सिंह ही थे, लेकिन दरअसल ये मैं किसी दर्प के साथ नहीं बोल रहा हूँ, कोई घमंड नहीं है। दरअसल आप कई साल तक साहित्य कला परिषद में, जैसे मैंने लगभग 32 साल काम किया। 1 साल श्री राम सेंटर में किया, दूरदर्शन में किया। आप थिएटर में आए, धीरे-धीरे लोग आपको जानने लगते हैं, बतौर एक्टर, लाइट डिज़ाइनर। अब जेपी सिंह ही जानते हैं। नाम तो मेरा जयप्रकाश सिंह है, मैं गाँव से जयप्रकाश सिंह ही चला था, लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे शहर में आया, तो मेरा नाम छोटा हो गया। मेरे दोस्त थे विनय सिंह, उन्होंने कहा कि जयप्रकाश सिंह मेरे फादर का नाम है, इसलिए जयप्रकाश सिंह आज से कोई नहीं कहेगा तुम्हें, तुम्हें जेपी सिंह बुलाएँगे। मैंने कहा कर लो भैया, जो भी करना चाहो। जेपी सिंह हो गया, लेकिन राज साहब मुझे जय सिंह के नाम से ही बुलाते थे, उन्होंने जय सिंह कर दिया, तो ये भी नाम छोटा हो गया। अब वो जेपी सिंह ही नाम चलता रहा। साहित्य कला परिषद में भी, हर जगह दिल्ली में अगर आप जाके किसी से पूछेंगे जयप्रकाश सिंह से मिलना है, जयप्रकाश सिंह थिएटर के हैं, बताइए कौन है, कहाँ है, तो कोई नहीं आपको बता पाएगा। दरअसल एक घटना ये हुई कि जब मैंने नाटक लिखा जयवर्धन और लखनऊ में ये शो हुआ, तो तमाम मेरे शुभचिंतक थे, मतलब मेरा बुरा चाहने वाले लोग नहीं थे, अच्छे लोग ही थे। उन लोगों ने नाटक मध्यांतर देखा मंच पर और तमाम सुझाव देना शुरू किया उन लोगों ने कि जेपी इसमें ऐसा कर लो तो अच्छा हो जाएगा, ये कर लो अच्छा होगा, 1-2 कैरेक्टर जोड़ लो तो और बढ़िया हो जाएगा। इतनी मतलब सलाह मिलने लगी, सुझाव दिया लोगों ने कि मुझे लगा कि ये तो मध्यांतर के पैरेलल एक देशांतर नाटक और लिखा जा सकता है, इतना ज़्यादा। अच्छा दूसरी चीज़ सौरभ विभांशु, ये शुरू के दिनों की बात है। हम लोगों को जब शुरू किया था तो हम लोगों को बहुत सीरियसली गंभीरता से लोग लेते नहीं थे। अच्छा, वो जेपी तो है। अच्छा अपना वाला जेपी, वो भारतीय नाट्य अकादमी वाला जेपी। अच्छा जो लाइट करता था तो वो नाटक लिख रहा है। तो वो क्राइटेरिया लोगों ने बना दिया था, वो लाइट लिखता है तो वो बैक स्टेज वाला हो गया, उसको लाइट-वाइट का क्या पता?
यहाँ तक कि भारतीय नाट्य अकादमी में भी मेरे साथी दोस्त हंस पड़े थे जब मैंने कहा था कि मैं लाइट डिजाइन में स्पेशलाइजेशन करना चाहता हूँ। ये दिनेश खन्ना थे, विनय प्रकाश सिंह थे, नवीन थे, अरुण त्रिवेदी थे, कलाकरण एक महिला थी, परवेज आलम, तमाम लोग थे। तो सब लोग हंस पड़े, सीनियर जो थे सुरेश शर्मा, राकेश और सब लोगों ने इनको मजाक भी उड़ाया था कि ये टेक्नीशियन बनने के लिए आया है गांव से। और तमाम तो मेरे सीनियर जो लोग थे उन लोगों ने कहा था ये भाग जाएगा, थिएटर करेगा नहीं, ये यहाँ पे लाइट टेक्नीशियन बन के जाएगा, गांव में जो है बल्ब लगाएगा, यही सब करेगा ये। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो पूछा कि आखिर क्यों बनना चाहते हो, एक्टर क्यों नहीं बनना चाहते हो? हर कोई बॉम्बे जाना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है। तो मैंने बड़े बेशर्मी से कहा कि एक्टिंग तो मेरे खून में है, ये टेक्निकल चीजें क्या होती है, मेकअप, सेट डिजाइन, लाइट डिजाइन, कॉस्ट्यूम डिजाइन, ये सब मुझे नहीं आता। ये हमारे यहाँ गांव में, और मैंने देखा भी नहीं, किया भी है, वो जो भी ड्रेस मिल जाती थी किसी को पहना दिया, क्या पहनाना चाहिए ये सब पता नहीं। इसलिए मैं सीखना चाहता हूँ। तो हुआ ये कि भारतीय नाट्य अकादमी में जब भी कोई शो होता था, चाहे राज साहब ने आधे अधूरे किया तो भाटिया साहब ने मुझे अपने साथ लगाया, भाटिया साहब ने खामोश अदालत किया तो उसमें मुझे अपने साथ उन्होंने लाइट डिजाइन के लिए दिया। तो लाइट डिजाइन में मैं आगे बढ़ने लगा। गिरिराज किशोर जी नौटंकी करने आए थे, सत्यवान सावित्री, उसमें जो है मुझे लाइट डिजाइन में ही रखा गया। अब लाइट डिजाइन करते करते मैं काफी कुछ सीखने लगा, और उसमें हेमेंद्र भाटिया जी का काफी, मतलब उनकी कृपा रही, उन्होंने हर चीज मुझे बताया, सिखाया। तो वो अरुण त्रिवेदी ने एक बार कहा, जेपी अब जो प्ले हो तुम मना कर देना कि तुम लाइट नहीं करोगे। मैंने कहा क्यों भाई? बोले कि मैं भी लाइट सीखना चाहता हूँ। तब जाके अरुण त्रिवेदी धीरे धीरे बैक स्टेज लाइट डिजाइन में आए। खैर बाद में उनको तो उसी के लिए वहां पर नौकरी मिली, बाद में वो भारतीय नाट्य अकादमी के निर्देशक भी बने। लाइट सीखने के बाद तो मैंने वहां पर, लखनऊ में पीर गुलाम साहब आते थे लाइट डिजाइन के लिए, मैं लाइट डिजाइन करके जब निकला तो वहां पर पीर गुलाम का आना मैंने बंद करा दिया। जितने भी बड़े बड़े प्रोडक्शन हो रहे थे, चाहे सूर्यमोहन भाई साहब ने किया या और किसी ने किया आधे अधूरे, या एनएसडी उसमें दर्पण में हुआ बुर्ज नाटक जिसको अलोपी वर्मा जी ने किया था, वो मेरा पहला नाटक था। एक लाइट डिजाइनर के रूप में बीएनए से निकलने के बाद बुर्ज में मैंने पहली लाइट डिजाइन की थी। राशोमन का वो हिंदी रूपांतरण था, नाट्य रूपांतरण। मुझे 75 रुपए उसके लिए फीस भी मिली थी, रिपीट शो में 50 रुपए मिले थे, और 75 रुपए के चेक मैंने काफी दिनों तक रखा था, अकाउंट में डाला भी नहीं था। तो वहां से लाइट डिजाइन सीख के, लाइट डिजाइन करके, एक्टिंग, डायरेक्शन, नाटक, तो फिर मैंने कहा कि अब जयवर्धन नाम से मुझे लिखना पड़ेगा। जयप्रकाश का मैंने जय लिया, और मेरे परिवार खानदान के लोगों ने बताया था कि मेरा वर्धन खानदान है, जिस खानदान से हम लोग जुड़े हुए हैं। जय उधर लिया, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, जय को मिलाया, वर्धन को मिलाया, जयवर्धन मिला के मैंने करना शुरू कर दिया, और किसी को बताया ही नहीं कि जयवर्धन नाम का जीव मैं ही हूँ। और नाटक करना शुरू हुआ, स्टेज पर भी जल्दी मैं परिचय नहीं कराता था कि ये जयवर्धन मैं ही हूँ। मैं पीछे जो है उसकी प्रतिक्रिया देखता था, मुझे अच्छा लगता था जब लोग आके मेरे मुंह पे मेरी तारीफ करते थे, मेरी बुराई करते थे। मैंने कहा ये अच्छा है, इस नाम को छुपा के लिखा जाए, तभी लोग जीने देंगे। और पहले जब नाटक लिखता था, किसी को पढ़ने को देता था तो पढ़ता भी नहीं थे लोग, मेरी स्क्रिप्ट तक नहीं लौटाते थे। लेकिन उसके बाद लोगों ने जयवर्धन के नाटक को तलाशना शुरू किया, नाटक पब्लिश हुआ, और लोगों, जब मेरे कई नाटक पब्लिश हो गए, थोड़ा सा पहचान मिली जयवर्धन को, जेपी सिंह को नहीं, तब फ्रंट पे आना मैंने शुरू किया, और लोगों को एक झटका सा भी लगा, रे इतने दिनों से ये मुझे धोखा दे रहा था, तो यही है जयवर्धन के नाम से जो है नाटक लिखता था, बता। और उसी में खुद भी डायरेक्ट कर रहा है, खुद भी एक्टिंग भी कर ले रहा है, नाटक लिख भी कर रहा है, पूरा अपना ही प्रोडक्शन है, बताता ही नहीं था किसी को। तब जाके जयवर्धन नाम से लोगों ने जानना शुरू किया, और संगीत नाटक अकादमी उत्तर प्रदेश ने 2007 में जेपी सिंह को नहीं बल्कि जयवर्धन को बतौर लेखक सम्मानित भी किया, पुरस्कार भी दिया लेखक का। तो ये जयवर्धन इस तरह से पैदा हुए। अब जानते हैं लोग जयवर्धन को, लेकिन जेपी सिंह अभी भी कभी कभी जो है डोमिनेट कर जाते हैं। जयवर्धन बहुत बड़ा ख्याति प्राप्त नाटककार
लोगों में शुमार हो चुका है। तो कहीं जेपी सिंह वाला जो फिजा था, उनका भी एक मौसम था, वो भी बहुत लहराया था, लेकिन अभी ये जो मौसम है ये जयवर्धन का है, तो ऐसा मैं मान रहा हूँ। विवांशु, एक चीज देखिए, अगर आप कहीं से डबल लाभ ले सकते हैं, दो लाभ ले सकते हैं, तो बुरा क्या है? कहीं जेपी सिंह बन के चले जाइए, कहीं ये जयवर्धन ये बन के ये चले ये जाइए। ये विट, ये जो विट है ना, ये जो व्यंग आपके पास है, ये आपने जेपी सिंह वाला व्यंग जयवर्धन को दिया है, इसीलिए जयवर्धन बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, है ना। तो क्योंकि जो लोग आपको बहुत ही नजदीक से जानते हैं, वो इस विट को जानते हैं, इस मतलब जो आपकी वाक शैली है ना, और ये बहुतों को मतलब एक तरह से मुतासिर होते हैं लोग इस तरह की आपकी बातचीत से। तो देखिए, बातचीत हमारी इतनी गहमा गहमी है, इतने विस्तार पूर्वक आपने बहुत ही मतलब भावपूर्ण अपनी यात्रा का वृतांत बताया। समय बिल्कुल हमें क्रॉस कर चुका है, 1 घंटे जी के जी। ऊपर हो रहे हैं, तो बातों बातों में पता नहीं चला, क्योंकि इतनी सारगर्भित बातें आप कर रहे हैं और अपनी निजी, अपने जीवन के अनुभवों को आज आपने साझा किया हम लोगों के साथ। जाते जाते जेपी भाई, ऐसे ही एक अजीब सा दस्तूर कहें या ऐसे ही मन का भाव है कि आने वाली जनरेशन के लिए कुछ कहना चाहेंगे, कोई संदेश युवा पीढ़ी के नाम? विभांशु, इतना बड़ा तो मैं नहीं हूँ किसी को संदेश दूं, लेकिन जो अनुभव है, अनुभव से मैं कहता हूं कि आप कभी शॉर्टकट मत अपनाइए। एक नाटक करके बस हम बॉम्बे चले जाएंगे। आप जितना इसमें रचेंगे, बसेंगे, चीजों को जानेंगे, क्योंकि जब मैं भी आया था, मुझे विंग क्या है, ये ग्रीन रूम क्या होता है, एफओएच क्या होता है, ये सब चीजें मुझे नहीं पता। जितना आप एक्टिंग के साथ साथ, डायरेक्शन के साथ साथ बैक स्टेज में जाएंगे, चीजों को समझेंगे, और बतौर दर्शक, आप जो कर रहे हैं उसको तो दूसरे देख रहे हैं, आप खुद अपने को नहीं जज कर पा रहे हैं, और बतौर दर्शक जितना आप ज्यादा से ज्यादा देखेंगे, उतना आप अपने को ज्यादा पॉलिश कर सकते हैं, परिमार्जित कर सकते हैं। अपनी गलतियों से सीखिए, उसको मुझे लगता है आगे बढ़ने में यही सहायक होगा। और जितना ज्यादा पढ़ेंगे, आज की जनरेशन तो मेरी भी आज की ही है, मैं भी उस समय कतराता था, लेकिन वहाँ भारतीय नाट्य अकादमी की लाइब्रेरी से किताब निकाल कर, या मैं अमीनाबाद में चला जाता तो 2-2 रुपए, 5-5 रुपए की किताबें खरीद के लाता था। किताबों से मुझे बहुत मोह था, और जो 250 रुपए स्कॉलरशिप मिलते थे, मैं किताबें खरीद लेता था। अंत में मैं भूखा ही रहता था, कभी कभी तो दिन में खाने को नहीं मिलता था, हॉस्टल में मेस से कभी खा लिया, या भारतीय नाट्य अकादमी में कभी दोपहर में हुआ तो एक समोसा खा लिया। एक चीज मैं यहाँ जरूर बताना चाहूंगा कि भारतीय नाट्य अकादमी, पहले जो आपका सवाल था मैं बता दूं कि आप जितना इसमें रचेंगे, बसेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, अभ्यास से अभ्यास से आप आगे बढ़ेंगे, वो अभ्यास आपका कहीं बेकार नहीं जाएगा, और करत करत अभ्यास से जड़मत जात सुजान, आप में परिपक्वता आती जाएगी। यही मैं आज की जनरेशन से कहना चाहता हूँ। एक करने से, एक तरह का नाटक करने से, एक बार अभिनय करने से, एक नाटक निर्देशित करने से हम बहुत कुछ नहीं सीख जाते, तो कहीं बाद में करेंगे तो वो अधजल गगरी छलकत जाय हो जाएगा। मैं भारतीय नाट्य अकादमी की एक बात करूंगा, वहां पर जो मैं रहा और संघर्ष किया, जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे घर वाले मुझे कुछ भी देते लेते नहीं थे, और आज मैं पहली बार बता रहा हूँ, आज का दिन है, ठीक है, नौकरी लग गई, सब कुछ है, परिवार है, सुखद है सब कुछ, लेकिन संघर्ष वहां पर मैंने बहुत किया है। खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, हॉस्टल में जब तक आप रह रहे हैं, मेस में पैसा नहीं होगा तो आप खा नहीं सकते थे, भूखा भी रहा, कभी कभी दिन दिन भूखा, कभी गुड़ खा के पानी पी लिया। और हाँ, वहां पर बाद में हम लोग अपने घर पर खाना बनाना शुरू कर रहे थे, खाना बनाना शुरू किया तो वहाँ खाना मिल जाता था, लेकिन एक टाइम ही रात में बना पाते थे, दिन में तो सुबह सुबह भारतीय नाट्य अकादमी भागना होता था, तो नहीं कर पाते थे। तो साथी दोस्तों ने काफी वहाँ हेल्प की, और भूख लगी तो जहाँ रिक्शे वाले खाते हैं, 5 रुपए का प्लेट मिली तो वहां खा लिया। एक हमारे उस समय भारतीय नाट्य अकादमी में हुआ करते थे चौकीदार, वो वहां खाना बनाते थे। मैं तो दिखाता ये था कि मैं यहाँ पर लाइब्रेरी में पानी बरसा है, जो पुस्तकें बह रही हैं, भीग गई हैं, मैं उनको बचा रहा हूँ, कर रहा हूँ, पेंटिंग्स टांग रहा हूँ, लाइट का कनेक्शन कर रहा हूँ, लाइट लगा रहा हूँ।
दिखाता, लेकिन मेन ये था कि वो जो खाना बनाते थे चौकीदार, कोई मुस्लिम थे, इस समय मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, वो मुझे खाना खिलाते थे, तो वहां इसलिए मैं रहता था। ये मैंने संघर्ष किया हुआ है, यही बस बताना चाह रहा था। बहुत बढ़िया। जाते जाते जेपी भाई बस संक्षिप्त उत्तर, कोई सपना अब भी अधूरा है? सपने तो आदमी रोज देखता है, कुछ पूरे होते हैं कुछ नहीं। देखिए, फिर भी किसी एक सपने की तड़प, कोई बेचैनी? कभी तो मैंने सपना भी नहीं देखा था कि मैं थिएटर में आऊंगा, मैं भारतीय नाट्य अकादमी जाऊंगा, मैं दूरदर्शन में करूंगा, मैं साहित्य कला परिषद। हाँ, एक सपना है कि अगर मैं ये फिल्म के लिए स्क्रिप्ट लिखना सीख लूं। अभी हेमेंद्र भाटिया साहब आए थे दिल्ली में, मैंने उनसे बात भी की थी। मैं स्क्रीन प्ले लिखना चाहता हूं और कोशिश भी की है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी लगता है कि उसमें मेरी दखल अच्छी नहीं है। या कोई मेरे नाटकों पर फिल्म बनाना चाहे, जैसे किस्सा मौजपुर का है, बिल्कुल वो मटेरियल है, फिल्म का मटेरियल है, या कोई सीरियल बनाना चाहे, तो उस चीज से मैं जुड़ना चाहूंगा, लिखना चाहूंगा। कुछ आइडियाज हैं सीरियल फिल्म के लिए, उसको मैं लिखना चाहता हूँ। अब मुझे बतौर अभिनेता काम मिले या न मिले, लेकिन मेरी स्क्रिप्ट भी अगर इस तरह से आगे बढ़ती है, तो अगर स्क्रिप्ट एक बार स्क्रीन प्ले लिखना शुरू करूंगा तो मैं जगह तो बना लूंगा अभिनय के लिए भी। लेकिन पहले कहीं कहीं से होता है ना, ऊंट पहले अपनी गर्दन तो घुसाए, गर्दन एक बार घुस गई तो मैं पूरा घुस जाऊंगा, ये मुझे पता है। वो गर्दन है कि जी मेरी जी जी। स्क्रिप्ट घुसे और मैं स्क्रीन प्ले लिखना शुरू करूं, ये एक सपना है मेरा। नहीं, ईश्वर ये सपना भी आपका पूरा करेंगे, क्योंकि अनगिनत सपने आपने पूरे किए हैं और अपनी पूरी ओजस्विता से, अपने संघर्ष से, अपनी काबिलियत से आपने एक जगह बनाई है। और ईश्वर आपके साथ इसी तरह से रहें और आपकी हर मनोकामना को पूरी करें, यही हमारा आपके लिए एक वो रहेगा। और आपने इतने तमाम व्यस्तताओं के बीच रंगनाथ के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद जेपी भाई। बहुत आनंद आया, बहुत ही आपका कई बहुत बातें बहुत अधूरी रह धन्यवाद। गई हैं। भारतीय नाट्य अकादमी का धन्यवाद, सभी गुरुजनों का धन्यवाद, आपका धन्यवाद। नमस्कार।